हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए क्लास 10th के बायोलॉजी के 100 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के द्वारा अब तक पूछे गए हैं। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। ऑप्शन ए है जड़ से, ऑप्शन बी है तना से, ऑप्शन सी है पत्ती से, ऑप्शन डी है फूल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्ती से होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होता है, पत्ती से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है। 100 mg होता है, 20 mg होता है, 30 mg होता है, 40 mg होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 mg होता है मानव रक्त में यूरिया का मात्रा। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, बताएं। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20% निष्कासित होता है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मनुष्य की किडनी एकमात्र भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है किडनी। पोषण से संबंधित है, शोषण से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, परिवहन से संबंधित है। तो किडनी का क्या काम होता है। किडनी का काम होता है उत्सर्जन करने का काम होता है। समझ गए ना। तो इसका चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पौधों में वायवीय भाग से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। पौधे के वायवीय भाग से जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। परागन कहलाती है, निषेचन कहलाती है, विसरण कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, सभी को जानते होंगे कि बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधे के वायवीय भाग से जल का निष्कासन क्या कहलाता है, जल का निष्कासन होगा, बाष्पोत्सर्जन होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि वह परिक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। शोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्तेजनशीलता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोषण कहलाता है। शोषण के परिणाम स्वरूप ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ गया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, बताएं। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, शोषण, चलन। बताएं ऐसे कौन सी काम है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, एकदम नेसेसरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण सभी के लिए बहुत जरूरी है। सांस लेंगे तभी तो हम जीवित रह पाएंगे, सांस के बगैर हम जीवित रह पाएंगे नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शोषण की क्रिया के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। 3 वेशम होता है, 2 वेशम होता है, 4 वेशम होता है, 5 वेशम होता है। मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। समझ गए ना, ये बोल रहा है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर सभी जानते होंगे कि मानव के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए है वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो बताएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या चीज हमें मिलता है। सभी को जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। परागमय झिल्ली है, अपरागमय झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता। तो कोशिका एक अर्धपारग में झिल्ली है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे, अगला प्रश्न कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से, सॉरी देखिए फॉन्ट चेंज हो गया ना, यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। चलिए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। अपघटन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे भरोसा है कि आप लोग इसका सही आंसर लगाए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से ही दही बनता है। दूध से दही बनना किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है। ऑप्शन ए है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर के वृद्धि के लिए, टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया ना, सभी के लिए आवश्यक है। समझिए, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये सारी चीज़ को नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, मानव में डायलिसिस थैली होती है, मानव में जो डायलिसिस थैली होती है उसका क्या काम है, वो कहाँ पाया जाता है। ए है नेफ्रॉन के, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन में लगाया जाता है ना, डायलिसिस प्रक्रिया होती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें मधुमेह रोगियों को उसका रक्त फिल्ट्रेशन करने के लिए ये डायलिसिस विधि का उपयोग किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, जो मत्स्य होता है, जो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य मछली का श्वसन अंग क्या है। किया है, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। सभी को जानते होंगे कि मछली का श्वसन अंग गिल्स है। इसमें तो बच्चा वाला सवाल है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। प्राशन क्रिया के लिए, वृषण क्रिया के लिए, बाष्पोत्सर्जन के लिए, परिवहन के लिए। तो सभी को जानते होंगे कि पौधे में गैसों का निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण क्रिया के माध्यम से होता है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या, अगला प्रश्न कहता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो क्लोरोफिल का रंग सभी को जानते होंगे कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। स्वपोषी होती है, मृत जीव होता है, समभोजी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ये कवक एक मृत जीव है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, और देखिए इसमें जो है ना स्वपोषण में कौन सा आता है। स्वपोषण में जो बोलते हैं ना कि जो सजीव होते हैं पौधा, स्वपोषण में पेड़ पौधे आते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित होता है, फ्लोएम में होता है, कॉर्टेक्स में होता है, छाल में होता है, पुराने जाइलम में होता है। तो कहाँ होता है ये संचित जो होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुराने जाइलम में होता है ना संचित। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन का पाचन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन प्रक्रिया है, संचयन प्रक्रिया है, विस्थापन प्रक्रिया है, उपचयन प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दें। तो इसका राइट आंसर बता दें कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक उपचयन प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगला प्रश्न कहता है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। सभी को जानते होंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। देखिए फिर फॉन्ट चेंज हो गया ना।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए है किडनी, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग किडनी है। किडनी एक उत्सर्जी अंग है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्षी कोशिका पाई जाती है, बताएं। रक्षी कोशिका पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो कहाँ पाई जाती है रक्षी कोशिका? कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्तियों में रक्षी कोशिका पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? वायवीय शोषण से बनता है, अवायवीय शोषण से बनता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से बनता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवायवीय शोषण के माध्यम से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है, श्वसन कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सभी कोई जानते होंगे कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास का परिभाषा ये है, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग क्या होता है? रक्त की कमी से, खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है? टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, उच्च रक्तचाप होता है। तो खून की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के लिए है, भोजन के लिए है, अमीनो अम्ल के लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। तो जाइलम देखिए, जाइलम, जाइलम मतलब जा से जल और जा से जाइलम। जाइलम जल को ले जाता है, समझ गए ना। अब फ्लोएम पूछता तो फ्लोएम भोजन ले जाता है, समझ गए ना। फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम ले जाता है, समझ गया ना। भोजन को ले जाता है। और पादप क्या ऐसे जाइलम क्या ले जाता है? जल को ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उत्पाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। सभी को जानते होंगे कि उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। अमीबा भोजन ग्रहण करता है उत्पाद के माध्यम से ही करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को जानते होंगे कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? सभी कोई जानते होंगे कहाँ पाया जाता है। ए है तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। सभी कोई जानते होंगे कि स्टोमाटा पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब होता है, समझ गए ना। अब सिस्टोलिक दो तरह के दाब होते हैं, समझ गए ना। प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक होता है ना। सिस्टोलिक ऑप्शन ए है 120 mmHg होता है, 150 mmHg होता है, 80 mmHg होता है, इनमें से कोई नहीं। सभी को जानते होंगे कि प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 होता है। 120 बटे कितना होता है? 80 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे सिस्टोलिक दाब बोलते हैं, इसे डायस्टोलिक बोलते हैं। हृदय के फैलने की क्रिया को सिस्टोलिक कहा जाता है और सिकुड़ने की क्रिया को डायस्टोलिक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण का अंग है? ए है पत्ती है, स्ट्रोमा है, ग्राना है, हरित लवक है। बताएं कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो सभी को जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो वाष्प उत्सर्जन कैसा प्रक्रिया है? तो वाष्प उत्सर्जन एक प्रकार का भौतिक प्रक्रिया है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए है अपकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बताएं कैसा है भोजन का पाचन, कैसा अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही हमें भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में। समझ गया ना? अगला प्रश्न क्या आता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या चीज स्वपोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, उपरोक्त में सभी। तो बताएं स्वपोषण के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? सब चीज की आवश्यकता है। स्वपोषण पेड़ पौधा करता है तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल का होना भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या आता है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, केंद्रक में होता है। पता है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये कहाँ होता है, किस में होता है, किस कोशिका में? कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, ऑप्शन डी केंद्रक में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। ये सारे पाइरूवेट के अभिक्रिया से है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आँख में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि से ही क्या निकलता है? HCl निकलता है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना, जो सबसे प्रभावशाली एसिड माना जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमाशय से निकलता है जठर रस। समझ गया ना, जठर रस में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है, ऊँट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच जो है किसमें पाया? कॉकरोच में पाया जाता है ना, खुला परिसंचरण तंत्र। और हम लोग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होता है ना, एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पौधे में पाए जाने वाला गांठ एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ कहलाते हैं। लैटेक्स कहलाता है, रेजिन कहलाता है, गोंद कहलाता है, टैनिन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटेक्स कहलाता है ना। समझ गए ना, जो गोंद जैसा चिपचिपा तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे लैटेक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? तो भाई प्लीज़, तो देखिए पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दे। समझ गए, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, ताकि और भी हम आपके लिए इस प्रकार का वीडियो बनाएं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ा में करता है, यकृत में करता है, श्वसन नलिका में करता है, वृक्क में करता है। तो सभी को जानते होंगे कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में प्रवेश करता है ना। यूरिया जो होता है कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात और दिन में होता है, सुबह में होता है, सुबह शाम होता है। तो कब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में नहीं होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? पादपों में फ्लोएम संवहन होता है। देखिए हम ऊपर बताए थे इसका क्या चीज को संवहन ये करता है, ले जाता है। भोजन को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, जल का करता है, अमीनो अम्ल का करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम जो है भोजन का संचयन करता है, परिवहन करता है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डेक्सट्रोज से। बताएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल के माध्यम से बाहर निकलता है ऑक्सीजन। समझ गए ना।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव कहते हैं। रक्त में जो हल्के चिपचिपे तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा कहते हैं। हल्का जो चिपचिपा होता है, देखते हैं जब घाव फूटता है, घाव जो होता है ना भर जाता है और फूटता है तो हल्का उससे पीला पीला कहीं कट जाता है, छट जाता है तो पीला पदार्थ निकलता है, वही होता है प्लाज्मा। समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण अंगक है, पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है? प्रकाश संश्लेषी जो है वो कौन सा अंगक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरित लवक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? ब्रिक मतलब होता है किडनी, समझ गया ना? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, गले मेरुलस कहते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है ना। ये 10 लाख इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या 10 लाख, 10 लाख होती है इसकी संख्या, समझ गया ना? 10 लाख इसकी संख्या होती है, 10 लाख। पूछ देगा आपसे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रेनलिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर से बड़ा कोई ग्रंथि नहीं है, समझ गए ना? और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा, समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या चीज़ नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, सौर प्रकाश नहीं है, जल नहीं है, क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता स्वपोषण में नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतः ग्रहण करता है? हम ऊपर बता दिए थे, समझ गया ना? ये भी देखिए रिपीटेड है। उत्पाद के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, भोजन रसधानी के माध्यम से, केंद्रक के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम ऊपर ही आपको बता दिए कि उत्पाद के माध्यम से अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है, समझ गया ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कितनी ऊर्जा की मुक्ति होती है? 30.5, 305 और 3.5 किलोजूल मोल, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितने मोल ऊर्जा की मुक्ति होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के उपरांत कितने ऊर्जा की मुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिया हुआ है ना, समझ गए ना? कितनी होती है जब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर क्या कहता है? 51 नंबर कहता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, क्या चीज सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका सहायक होता है, श्वेत रक्त होता है, रक्त बिंबाणु होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते होंगे कि रक्त का जमा प्लेटलेट्स करता है, रक्त बिंबाणु उसी को कहते हैं, समझ गया ना? ये इसे कोशिका, ये WBC हो गया, समझ गया ना? WBC, आरबीसी हो गया। इसका काम है क्या? प्रतिरक्षा प्रदान करना है इसका, समझ गया ना? इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये रक्त को थक्का बनाता है। ये हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ऑक्सीजन को ढोने का भी काम करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? पाचन क्रिया पूर्ण होती है, किस में पाचन क्रिया पूर्ण होता है? अग्नाशय में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, ग्रसनली में होता है। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में पूर्ण होता है, समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव से क्या कहते हैं? आतरस कहते हैं, सक्स एंटेरिक्स कहते हैं, जठर रस कहते हैं, ऑप्शन डी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों होता है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा।
अंतः रस भी होता है और शक्कर रस भी होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। 28 दांत होते हैं, 30 दांत होता है, 32 दांत होता है, 34 दांत होता है। सभी को जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो कितने दांत होते हैं, 32 दांत होता है, समझ गए ना। 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे होता है, समझ गए ना। और इस सबके नाम भी पूछ देगा आपसे, समझ गए ना। आगे देखिए प्रश्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और देखिए हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं हम, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आता है मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। मछली के कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 कोष्ठक होता है, 3 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक होता है, केवल 1 कोष्ठक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 कोष्ठक। मछली में कितने, 2 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं किस में पाई जाती है। अग्नाशय में पाई जाती है, जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ऑप्शन सी देखिए सही से नहीं, अग्नवा। ऑप्शन सी है अग्नि चवर्णक में पाया जाता है, ग्रसनी के भीतर की दीवार पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते होंगे कि जीभ पर पाया जाता है ना। स्वाद कलिकाएं 3 प्रकार के स्वाद कलिकाएं होते हैं, फिलीफॉर्म होता है, सर्कमवैलेंट पैपिला होता है, 3 प्रकार के पाया जाता है, समझ गए ना। ऑफलाइन क्लास किए हुए जाते हैं ना, तो हम सब कुछ ऑफलाइन क्लास में सब बताते हैं। अभी हम देखिए नए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सके, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं। अग्नाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। पाइलोरी कहा जाता है, कुंडिका कहा जाता है, कॉर्डियक कहलाता है, एपिग्लॉटिक्स कहलाता है। तो एपिग्लॉटिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्डियक कहलाता है, समझ गए। एपिग्लॉटिक्स तो ढक्कन होता है ना, कंठ के पास पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनली कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, अग्नाशय कहलाता है। तो मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाता है, बताएं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के प्रमुख लक्षण है, बताएं। देखिए एक साल ये पूछ दिया था, कितना 2 नंबर में पूछ दिया कि सजीव के 4 लक्षण लिखे। सजीव होने का 4 लक्षण क्या क्या चीज़ है। तो देखिए सजीव होने का 4 लक्षण क्या, जो शोषण करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, ये सब जो क्रिया करता है उससे क्या कहते हैं, सजीव का तो यही लक्षण है ना। चलिए ऑप्शन है स्थानांतरण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। अब बताएं सजीव क्या स्थानांतरण करता है, नहीं ना। उसका मुख्य लक्षण क्या है, शोषण इसका मुख्य लक्षण होता है। सांस लेना, सांस क्या पेड़ पौधा सांस तो लेता है ना, पर मृत जीव लेता है। देखिए मिट्टी सांस लेता है, नहीं ना लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है छोटी आंत एक बड़ी आंत के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। सिक्कम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलोन कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्कम कहते हैं, समझ गया ना। और आपसे अवशेषी अंग पूछ दे, समझ गया ना, अवशेषी अंग। तो इसका राइट आंसर होगा अवशेषी अंग, अपेंडिक्स को कहते हैं, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न। छोटी आंत में भोजन का पाचन में निम्नलिखित में से किस रस का भूमिका होता है। पीत रस का होता है, अग्नाशय रस का होता है, आंत्र रस का होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएं भोजन के पाचन में कौन सा रस का भूमिका होता है। तो भोजन के पाचन में इनमें से सभी का भूमिका होता है ना, समझ गए ना। आंत्र रस भी होता है, अग्नाशय रस भी होता है, पीत रस भी होता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अमाशय में अर्ध पचे भोजन के कई को
तरह के रूप में क्या कहते हैं? ये कह रहा है ना कि आमाशय में अधपचे भोजन के लेई जो होता है ना, अधपचा भोजन जो होता है बच जाता है, वो लेई कहलाता है। तो लेई किस तरह के स्वरूप को कहते हैं? काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, कलाई को माइक्रोन कहते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काइम कहते हैं ना, काइम। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के एक विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों बनता है। तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। समझ गए ना? अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है स्वपोषण के लिए? क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताए क्या चीज़ आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना? पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है चाइल का अवशोषण होता है, इलियम में होता है, जेजुनम में होता है, कोलोन में होता है, रेक्टम में होता है। किस में होता है? तो बताए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलियम में होता है चाइल का अवशोषण। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग कहलाता है? हम ऊपर आपको बताए थे, देखिए पूछ दिया यहाँ पे। सिक्कम कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है, जेजुनम कहलाता है, कोलोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम ऊपर ही आपको बता दिए थे कि पूछ देगा, अपेंडिक्स होता है ना, अवशेषीय अंग अपेंडिक्स है। देखिए अगला प्रश्न कहता है दांत अस्थि क्षयकरण है। दांत का जो अस्थि क्षयकरण है यानी कि दांत का क्षय होना किसके कारण होता है? ये मीठी चीज खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अमीनो अम्ल निर्माण करना, दांत की सफाई ना करना, इनमें से सभी। बताए दांत का क्षरण जो होता है, दांत झड़ जाता है, इसका क्या कारण है जो कि दांत झड़ जाता है, किसके वजह से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका सभी ये सारे कारण है जो कि दांत क्षरण के ये सारे कारण हैं। समझ गया ना? तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। समझ गया ना? आपसे पूछ सकता है कि दांत के रासायनिक नाम क्या होता है? तो इनामाइल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका अनुसूत्र भी पूछ सकता है। समझ गया ना? CA3PO4 सफिक्स 2 होता है। समझ गया ना? ये इसका रासायनिक सूत्र है। आपको इसका रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इनामाइल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। चलिए अगला प्रश्न। और ये कैसा होता है? इसका पीएच मान भी आपसे पूछ सकता है कि दांत का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान। समझ गए ना? आपसे दांत का पीएच मान भी पूछ सकता है। तो दांत का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। तो बताइए 5.5 क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है? तो क्या ये अम्लीय होता है ना। दांत कैसा किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है डेंटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, दंत प्लक कहते हैं, मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनामेल कहते हैं। समझ गया ना? इनामेल सबसे दांत के सबसे मजबूत भाग है। समझ गया ना? इनामेल का परिभाषा ही है कि यह दांत की सबसे ऊपरी भाग है जिसे इनामेल कहा जाता है। समझ गए ना? यह अभिलेख पदार्थ होता है जो सफ़ेद मोतियों की तरह चमकता है। इनामेल समझ गया ना? यह सब अस्थियों से कई गुना मजबूत होता है अस्थि की तुलना में। समझ गए? हड्डी की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पैरामीशियम में भोजन का देखिए फिर आ गया। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो बताएं पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण किसके माध्यम से करता है? पैरामीशियम भोजन का अंतःग्रहण कोशिका मुख के माध्यम से वो भोजन को ग्रहण करता है। और यहाँ पे पूछ दे अमीबा, तो अमीबा किसके माध्यम से करता है? हम आपको पहले ही बता दिए कि अमीबा ये हो जाएगा, अमीबा कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। समझ गए ना? अमीबा
अमीबा हो गया, अब पैरामीशियम हो गया, कोशिका मुख द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है प्रकाश संश्लेषण इकाई है, किसकी इकाई है? क्लोरोप्लास्ट का है, प्लास्टिड का है, क्लोरोफिल का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफिल का। प्रकाश संश्लेषण किसका इकाई है? क्लोरोफिल का है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, और यहाँ से आपको पूछ सकता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप फलस्वरूप क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, समझ गए ना। ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की इकाई क्या है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सभी को जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज बनता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, और आपसे यहाँ पूछ सकता है ना कि सह उत्पाद क्या है? ये मुख्य उत्पाद हो गया ना, कि ऑक्सीजन जो है, सॉरी ग्लूकोज जो है ये मुख्य उत्पाद हो गया, समझ गए ना। मुख्य उत्पाद हो गया, मुख्य उत्पाद हो गया, ये मुख्य उत्पाद हो गया। और ऑक्सीजन कैसा है? सह उत्पाद है, समझ गए ना। सह उत्पाद है, सह उत्पाद। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहलाता है? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहलाता है? स्वपोषण होता है, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है, प्राणीश्रम होता है। तो पैरामीशियम कैसा होता है? तो पैरामीशियम जो होता है प्राणीश्रम होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? जड़ को कहते हैं, पत्ती को कहते हैं, स्टोमाटा को कहते हैं, हरित लवक को कहते हैं। तो सभी को जानते होंगे कि हरित लवक को ही प्रकाश संश्लेषण अंगक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? हरित लवक में होता है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? देखिए हम ऊपर आपको बताए थे, भीतरी कोशिका करता है, जायमोजी कोशिका करता है, म्यूकस कोशिका करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा भीतरी कोशिका करता है। जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निष्कासन होता है, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जठर पूछ रहे कि हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो समथिंग 2-3 के आसपास होता है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? देखिए आइए क्या, ऑप्शन ए है 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने लाल ग्रंथि पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, समझ गए ना। 3 जोड़ा पाया जाता है, समझ गए ना। उसका देखिए नाम है सबमैंडिबुलर हो गया, पैरोटिड ग्रंथि हो गया और सबलिंगुअल लाल ग्रंथि होता है। 3 प्रकार के लाल ग्रंथि पाया जाता है, समझ गए ना। चलिए और पूछ सकता है यहाँ पर कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुख से ही होता है, प्रारंभ होता है ना, टाइलिन करता है ना। चलिए अगला प्रश्न, टाइलिन लार में पाया जाता है, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? बताइए, ऊपर भी बताएं, कुटपाद के द्वारा होता है, सीलियम के द्वारा होता है, भोजन रसधानी के द्वारा होता है, पीनस सटाइवा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुटपाद के माध्यम से ही अमीबा भोजन को न ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है पेप्टोन पेप्टाइड्स के निम्नलिखित में किस रूप में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है, वसा अम्ल में टूटता है, पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड्स में टूटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में टूटता है? 77 का राइट आंसर बताए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल में टूटता है ना, पेप्टाइड और पेप्टाइड। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका झिल्ली में होता है, कोशिका भित्ति में होता है, ऑप्शन सी जीव द्रव्य में होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं,
किसमें कोशिका का सारा चीज़ विद्यमान होता है तो जीव द्रव्य में सारे चीज़ पाए जाते हैं। समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ती है? निगल यानी कि निगल, भोजन का निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ती है? समझ, ग्रसनली से किस क्रिया द्वारा जुड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निगल क्रिया द्वारा। ना भोजन को जब अंदर लेते हैं तो ना ये भोजन जोड़ने का काम करता है ना, निगल द्वारा ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। समझ गए ना, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अमीबा का मुख्य भोजन है, शैवाल के टुकड़े हैं, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया है, इनमें से सभी। तो बताए अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन इनमें से सभी है। समझ गए, शैवाल को भी खा लेता है, डायटम को भी खा लेता है, बैक्टीरिया को भी खा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख्य गुहा का है, अमाशय का है, छोटी आंत का है, बड़ी आंत का है? तो बताएं ग्रहणी जो है किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत के भाग है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है? वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग कर वृद्धि व जनन के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये पूछ रहा ना कि वह विधि बताइए जिसमें हम पोषण को ग्रहण करते, पोषक तत्वों को ग्रहण करके हम अपने उसका उपयोग से यूटिलाइज करके वृद्धि और जनन के करने योग्य बनते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? अंतः ग्रहण करते हैं, पर पोषण करते हैं, पोषण करते हैं, स्व पोषण करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोषण के माध्यम से ही हम ये सारे क्रिया को, पोषण के माध्यम से ही हमारे शरीर का वृद्धि, विकास आदि मरम्मत का काम होता है ना। चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। देखिए फिजिक्स का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। समझ गया ना। पहला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। समझ गया ना, इसे याद कर लिए। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का नियम क्या है? समझ गया ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कैसा है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है? ऊर्जा के स्रोत क्या है? समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब रासायनिक, देखिए फिर केमिस्ट्री का भी हो गया 5 क्वेश्चन। देखिए इसका भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण क्या है? धातु एवं उपधातु क्या है? कार्य एवं उसके भौतिक यौगिक क्या है? तत्व के वर्गीकरण क्या है? समझ गए, 5 को हो गया। अब देखते हैं बायोलॉजी का। अब देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। बायोलॉजी का 5 क्वेश्चन क्या कहता है? जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वयन क्या है? कॉर्ड एंड कोऑर्डिनेशन। समझ गया ना, इसका अंग्रेजी होता है। जीवों में जनन कैसे करते हैं? आनुवांशिकता का एवं जैव विकास क्या है? हमारा पर्यावरण कैसा है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध कैसा है? समझ गया ना। ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा 2 नंबर में पूछे गए सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ गया ना। आप कमेंट करेंगे तो हम इसके और एक वीडियो बना देंगे, इसके आंसर ले आएंगे एक वीडियो पर। कमेंट करिएगा तो बच्चों यदि जो चैनल पसंद आया होगा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके, और सब्सक्राइब करें ताकि बेल आइकन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।